पीछे ध्यान देना भाई। उसी में हमें पढ़ना था केस नंबर फर्स्ट। इधर ध्यान देना, केस नंबर फर्स्ट। तो केस टू कर लो। केस टू ये है कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल, या कोई आप चार्ज पार्टिकल ना लो, कोई मास ले लो, स्मॉल एम मास का कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका गया या रखा गया, तो उसकी बैलेंस्ड कंडीशन क्या होगी? इफ स्मॉल एम मास ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक नहीं भैया, मैग्नेटिक निकल आता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, देन बैलेंस कंडीशन क्या होगी ऑफ पार्टिकल? तो उस पार्टिकल की बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगी? ये हो गया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई में कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पर मास स्मॉल एम है, ये प्लेस्ड है, तो इस पर बैलेंस कंडीशन क्या होगी? मींस ये ना नीचे आए ना ऊपर जाए, यहीं पे रुक जाए, तो बैलेंस कंडीशन होगी। इसका मतलब नीचे से लगने वाला फोर्स और ऊपर से लगने वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? तो पार्टिकल का जो वेट होगा mg, वो काम करेगा। mg इसका वेट पार्टिकल को नीचे ले जाने का काम करेगा। और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, और नीचे की तरफ F इक्वल टू mg फोर्स काम करेगा। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, देन उस कंडीशन में पार्टिकल क्या होगा? बैलेंस कंडीशन में होगा। तो बैलेंस कंडीशन क्या होगी? एफ ई इज इक्वल टू एफ, कौन सा है? वेट वाला फोर्स W। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा है? Q इंटू ई हो गया, और एफ डब्ल्यू कितना हो गया? mg। यहां से आपसे पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है उस पर जिसने इस पार्टिकल को बैलेंस कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। E इज इक्वल टू क्या बनेगा? mg अपॉन क्यू। बट आप इसको याद रखिएगा, यहीं से सारी कुछ बन जाती हैं, मोस्टली इसको पूछता है। कभी कभी क्या होता है कि उस पार्टिकल जो जिसका मास m है, मास आपको नहीं दिया जाएगा, पार्टिकल की डेंसिटी दे दी जाएगी, घनत्व, और उस पार्टिकल की रेडियस दे दी जाएगी। जो स्फेरिकल पार्टिकल रखा जाएगा, बोला जाएगा उसकी रेडियस कितनी है और उस पार्टिकल की डेंसिटी कितनी है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख देते पहले, इफ रेडियस ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर एंड डेंसिटी रो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इज इक्वल टू, तो मास यहां पर नहीं गिवन होगा, मास इक्वल टू फार्मूला क्या होता है स्फेरिकल पार्टिकल के लिए? मास इक्वल टू द्रव्यमान बराबर सूत्र क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। नहीं मालूम था क्या? ये तो मालूम होना चाहिए। तो यहां मास के प्लेस पे क्या रखेंगे? क्या रखोगे? नहीं मालूम, फिर नहीं बता रहे हो। आयतन गुणे घनत्व, v यहां क्या है? वॉल्यूम है, और इनटू में क्या था? g, रो यहाँ पे घनत्व है, ऊपर लिखा हुआ है रो क्या है? डेंसिटी है, और यहाँ पे v क्या है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कैसा था? स्फेरिकल है, तभी तो रेडियस होगी उसकी।
तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या रखोगे, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है, गोले का आयतन होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी रो इंटू जी अपॉन में क्यू। तो भैया ये फार्मूला आप यूज करोगे जब रेडियस और डेंसिटी दी जाए, तब भी ये बैलेंस कंडीशन होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपकी जो बुक में मोस्टली क्वेश्चन मिलेगा, 12th में जो आता है वो इस फार्मूले पर ज्यादातर क्वेश्चन मिलेगा। इस पर क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिलेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आता, इससे आएगा, ध्यान रखना। हाँ, इससे ये क्यू इक्वल टू एम जी, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कई सारे क्वेश्चन है आपके यहाँ। बुक हो तो कहो करवा दे क्वेश्चन। किसी के पास है बुक? नहीं है, कहाँ है? 12th की। हमारी बुक में तो होगा नहीं, नहीं तो हम आपको करा देते हैं। क्या हुआ? एक क्वेश्चन बताइए, ये नीट का क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन जो पूछा गया था, मेरे हिसाब से आसान क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया। बोला गया कि एक, मान लो एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को जब हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स किसी चालक को धनावेशित किया जाए तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं मालूम है आपको? अच्छा, आपको लगता है कि हमने बताया नहीं ना ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको चीजें क्लियर हैं जो हमने बताई हैं तो आप आंसर दे पाओगे। कैसे कह दो सर, कैसे जानेंगे? हमने धनावेशित नाम लिया है। धनावेशित कब होगा? जब उससे चार्ज पार्टिकल निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मास क्या होता है उसका, कम हो रहा है। तो ये नहीं आप बता सकते, दिमाग नहीं लगा सकते, सब आपके कॉन्सेप्ट में ही भरा पड़ा है, बस थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है। मैंने आपसे बोला है क्वेश्चन जितना पढ़ा रहे हैं सब उचित मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वो चेंज कर देगा बात को। अच्छा, ये तो मालूम हो गया, ये क्वेश्चन पूछा है, आपसे बोला है कि अगर धनावेशित करोगे तो उसका मास क्या होगा, तुम कंफ्यूज आ गए हो। धनावेशित करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, द्रव्यमान की कमी होगी। और हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अगर चालक को ऋणावेशित किया जाए तो, हाँ, ऋणावेशित करोगे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी और इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे, यानी कि उसका मास बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। नोट हो गया होगा ना? एक और क्वेश्चन है, जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट करते रहेंगे, क्वेश्चन भी सुनते रहेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि दो कंडक्टर हैं, ध्यान से। और ये जो क्वेश्चन ना, इसका क्वेश्चन आपकी बुक में है, आंकिक प्रश्न में न्यूमेरिकल भी है, तो ध्यान देना, बुक में मिलेगा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, कॉन्सेप्ट बेस पे। आपसे पूछा गया है कि दो कंडक्टर हैं, उन कंडक्टर को आपस में एक पतले तार द्वारा जोड़ दिया गया है। दोनों पर चार्ज अलग अलग है, पहले पर चार्ज Q1 है, दूसरे पर चार्ज Q2 है। तो जोड़ने पर चार्ज, जोड़ने के बाद उन पर चार्ज कितने कितने होंगे, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कि उतना ही चार्ज रहेगा, बढ़ जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा।
तो जीरो हो जाएगा। हमने कहा दोनों पर, ये दो कंडक्टर हैं, इस पे मान लो 10 कूलाम है, ठीक, और इस पे मान लो 8 कूलाम है, दोनों को जोड़ दिया। अब चार्ज कितना कितना होगा दोनों पे? 9 9, तो फिर जीरो काहे बोले थे? जैसे आपको प्रैक्टिकल करना है, दो बैटरियां ले लो, एक बैटरी डिस्चार्ज हो एक बैटरी चार्ज हो, एक पतली तार द्वारा जोड़ दो, तो क्या होगा, जो बैटरी चार्ज है उससे चार्ज निकल के जाएगा डिस्चार्ज बैटरी में, और तब तक जाएगा जब तक क्या इक्वल ना हो जाए। गलत जवाब। जब तक जाएगा जब तक विभव समान ना हो जाए, इसीलिए मैंने पूरा नहीं बोला था, देखना था है? कल बात बताया था ना, विभव का काम होता है चार्ज को धक्का देना। जब दोनों तरफ से धक्का देने का फोर्स बराबर हो जाएगा तब स्टॉप हो जाएगा। तो कब होगा? जब दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तब ऐसा होगा। नहीं, एक चालक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा तब तक जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए। मान लीजिए आप ऐसे समझ लो, दो बॉल्यून है, दो गुब्बारे हैं, दो बैलून है आपके पास, एक में एक छोटा सा फूला हुआ है, एक बड़ा सा फूला हुआ है, दोनों के पॉइंट को जोड़ दो जहां से हवा निकल रही है, क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जिसमें ज्यादा हवा भरी उससे जाएगा उसमें कम वाले में। क्यों जाएगा? क्योंकि बड़े वाले में प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा मतलब पोटेंशियल ज्यादा, उसके पास पावर ज्यादा है, और तब तक जाएगा जब तक दोनों की पावर सेम ना हो जाए। ये नहीं कि बोलना है जब तक दोनों में हवा बराबर ना हो जाए, ऐसा नहीं, तब तक जाएगा जब तक दोनों में पावर सेम ना हो जाए, यानी प्रेशर सेम ना हो जाए। ठीक है, ऐसा होता है। ऐसे ही पानी के बुलबुले में एक क्वेश्चन आता है, जब आपको पढ़ाया था पृष्ठ तनाव, एक बुलबुला छोटा है एक बुलबुला बड़ा है, ध्यान रखना इस केस में उल्टा होता है, एक बुलबुला पानी का छोटा है एक बुलबुला बड़ा है, और दोनों को टच करा दिया जाए तो क्या होगा? बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा, छोटा वाला और छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो छोटा है वो बड़ा क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, तभी बड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि उससे ज्यादा अगर वो बड़ा होगा तो फट जाएगा, और जो बड़ा हो गया था उसका सरफेस टेंशन कम है, तभी उसका सरफेस एरिया बढ़ गया था। बड़ा वाला और बड़ा होगा, छोटा वाला छोटा हो जाएगा। हाँ, मैंने क्या कहा ना, बड़ा वाला और बड़ा होगा, छोटा वाला और छोटा हो जाएगा, यानी छोटे वाले से हवा निकल के बड़े वाले में चली जाएगी। ये होता है सरफेस टेंशन के कारण। सिंपल सी चीज है, दो चीजें हम आपको दे दें और कहें इनको बराबर फोर्स लगा के खींचना है, ज्यादा कौन खींचेगा? जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जो इलास्टिक बॉडी होगी, एक होगा, यही होगा ना। ऐसे ही बुलबुले में जिस बुलबुले के सरफेस का सरफेस टेंशन कम था वो उतना ही बड़ा हो जाएगा, और जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा था उससे बड़ा थोड़ी हो पाएगा। ज्यादा बढ़ाओगे तो उसके पार्टिकल में खिंचाव ज्यादा होगा, टूट जाएगा, वहां पे बॉन्डिंग फट जाएगा। इस तरह से होता है, उल्टा हो जाता है। तो ध्यान रखना भैया, फिजिक्स है, फिजिक्स एक क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन बनते हैं। फिजिक्स में आपको सिर्फ क्यों का जवाब ढूंढना है, हर क्वेश्चन में क्यों का जवाब। हेलो कुंभकर्ण, सोए नहीं हो गया? अच्छा, जो क्वेश्चन बता रहे थे वो तुम्हारे लिए नहीं है ना? हाँ, है, तो ध्यान देना चाहिए। इनका कहना है कि जैसे कुरकुरे वाला पैकेट ले लिया, समझे पल्लव, अगर कुरकुरे का पैकेट ले लिया तो कभी तुम अमरनाथ पे जाना और पैकेट नीचे खरीद लेना, और ऊपर लेके जाओगे तो पैकेट एकदम टाइट हो जाएगा। क्यों? मान लो पैकेट ढीली ढीली है,
ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, यानी बाहर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक अंदर वाला तो बाहर निकलने का प्रयास करेगा, तो अंदर जो प्रेशर क्रिएट किया गया वो फैला देगा उसको। क्या? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने जो बोला है फिक्स हवा आपने बोला है, अंदर का जो प्रेशर है बाहर का प्रेशर उसको दबा के रखता है, इसलिए वो यहाँ पे आपको निश्चित दिखता है आयतन उसका। वहां जाओगे तो जो बाहर से प्रेशर लग रहा है वो कम हो जाएगा, तो जो अंदर हवा भरी गई उस फैलेगी, फिर वो ऐसा होता है। जैसे गर्मियों के टाइम में गाड़ी में हवा भरवा लो, ठीक है, अरे यार तो सुनते नहीं हो, तो मान लो हवा भरवा लिया, गर्मी में आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने पर एयर का क्या होता है, प्रेशर, तो हल्की हवा हो जाएगी तो आसानी से उठती है ऊपर की तरफ, और वहीं पे जब वही हवा भरी है उतने ही प्रेशर में ठंडी में, तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा यानी कंप्रेशन उससे बढ़ेगा। जब वही हवा भरी रहेगी ठंडी में जाएगी तो आपको टायर में हवा कम लगेगी, और उतने ही प्रेशर से जो ठंडी में हवा भरी थी उतने प्रेशर में गर्मी में हवा डाल दो। अच्छा दूसरी चीज है, मान लो आपकी गाड़ियों में जो हवा भरी जाती है, बाइक में मान लो वो कितना क्यूसेक प्रेशर में भरी जाती है, 40 नंबर देखा हो ना, 35-40 तक भरी जाती है, क्यूसेक प्रेशर होता है, इस पे भरते हैं। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब बताओ, क्या आपने बाइक में हवा भरवाई है? नहीं भरवाई, भरवाई है, उसके बाद क्या आपने किसी 4 व्हीलर में हवा, किसी बड़े टायर वाले में हवा भरवाई है, जैसे ट्रैक्टर के पहिए हो गए, ट्रक के पहिए हो गए? जब हवा भरते हैं तो क्यूसेक जो प्रेशर होता है इतना बड़ा सा, उससे चेक करते हैं ना प्रेशर, जैसे मोटरसाइकिल की पहिया इसमें भरते हैं 35-40 तक हवा भरते हैं, यानी आगे वाली पहिया में 35 पीछे वाली में 40, ठीक ऐसे भरते हैं, क्योंकि पीछे लोड ज्यादा होता है, पीछे वाले को वर्क ज्यादा करना पड़ता है पहिए को, इसलिए पीछे हवा ज्यादा रखते हैं। तो अगर वहीं पे जब आप कभी देखोगे ट्रक के टायर में या फिर ट्रैक्टर के पहिए में हवा भरवाना है, तो बताओ उसमें हवा ज्यादा नंबर तक भरी जाएगी कम नंबर तक? मतलब जैसे बाइक के टायर में 40 नंबर तक हवा भरवाई, तो ट्रक के पहिए में क्या 50-60 तक हवा भरवाओगी या फिर कम भरवाओगी? हैं? तो उसमें जब भरवाओगे, अभी मैंने कल देखा था ट्रैक्टर में हवा भरी भरी जा रही थी, मेरे में हवा भरी गई 40 नंबर तक, उसमें हवा भरी गई 22 नंबर तक। मैंने उससे पूछा आपने ऐसा क्यों किया, इसमें हवा कम क्यों भरी? कहा भैया तुम्हारी गाड़ी ज्यादा हवा भरी है इसमें। सोचने वाली बात है। अब ये आपका दिमाग इसमें भी घूम जाएगा, ऐसा कैसे हो गया? ये प्रेशर को इंडिकेट करता है, प्रेशर को जो 20 नंबर तक भरा ना, इसका मतलब था उसका वॉल्यूम बड़ा है लेकिन प्रेशर उतना ही है जितना हमारे में था। हमारी वाली गाड़ी का क्या है, वॉल्यूम कम है, तो प्रेशर भी डिपेंड करता है। आपने पीछे पढ़ा था W = P डॉट डेल्टा V, पढ़ा था ऊष्मागतिकी में। तो ये टेम्परेचर को भी देख करके हवा डाली जाती है। सब पूरी फिजिक्स एक दूसरे में मिली हुई है। आप जो करते हो ना, सब पूरी फिजिक्स ही है, अपने आसपास जो भी देखते हो, बस केवल ध्यान देने की जरूरत होती है। और आजकल एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं कि आपके रियल लाइफ से जुड़े होते हैं। किसी एग्जाम में बैठ के देख लो, आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे आपके रियल लाइफ से बिल्कुल टच क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे अभी मैं देने गया था, कौन सा एग्जाम था, नहीं पेट का नहीं, ये तो भी जल्दी हुआ था, इससे पहले TGT का एग्जाम था MP वाला, उसमें आया था बायोलॉजी में क्वेश्चन, ये जो दवा होती है दर्द निवारक दवा, पेन किलर, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल मिला होता है जिससे आपका दर्द कम हो जाता है? ये क्वेश्चन पूछा है, आपकी रियल लाइफ से जुड़ा क्वेश्चन है ना। तो आप कुछ मत जानो, लेकिन दवाओं के बारे में जैसे बायोलॉजी का आ रही है पेपर में, तो ये जरूर पढ़ना है। जो कॉमन दवाएं होती, पैरासीटामॉल हो गई, इसमें कौन कौन सा कंपोजिशन होता है इसको आपको जानना है, कैसे बनती पैरासीटामॉल,
सिर्फ नाम नहीं याद रखना है, पैरासीटामोल मतलब बुखार। अरे पैरासीटामोल का मतलब बुखार नहीं होता। जब आप पूरा कंपोजिशन पढ़ोगे पैरासीटा, तब आपको मिलेगा। ये बायोलॉजिकल है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, मैडम से पूछना, मैडम को पता होगा, बताएंगी वो। डिस्प्रिन जो दवा आती है, डिस्प्रिन दर्द में सबसे पहले काम करती है। और एक चीज और जान लो, जो दवा जिस बीमारी में जितना फास्ट काम करती है उतना ही ज्यादा आपके नुकसानदायक है। इसीलिए बीच में डिस्प्रिन को एक बार बैन भी किया गया था। ये क्या करती है, पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, इसलिए कंटिन्यू नहीं खाना चाहिए आप। हाँ, जैसे खांसी की दवा जो आती है कौन सी है, सिरप पहले आती थी, नहीं नहीं तुम लोग नाम सुने को लगता है, बहुत फेमस दवा। अरे को क्या नाम था, सिरप आती थी, मुझे नाम नहीं पता है, आपको पता है सिरप? नहीं नहीं, सिरप की बात करें तो क्रोसिन के नाम ले रहे हो। सिरप जो आती थी, उस सिरप में क्या था, देखो लॉजिक की बात बता, जितनी भी खांसी की दवाएं होती हैं सब में अल्कोहल होता है। खांसी की सबसे कारगर दवा अल्कोहल होती है। अब ये समझ के भैया शराब मत पी लेना, ठीक है। हुआ क्या उस दवा में, मैं कोशिश कर रहा हूँ याद करने की, याद नहीं आ रहा अभी, आ जाएगा तो बता देंगे। वो सिरप इतनी अच्छी थी खांसी के लिए कि अगर आप उसको पी लो तो मेरे ख्याल से 1-2 बार पीने में ही आपको खांसी ठीक हो जाएगी। ठीक, अब उसको हुआ क्या, बच्चे खरीद के ले जाने लगे स्कूलों में, स्कूल में बैठे बैठे पी रहे हैं, पूरी शीशी पी लिए, और उसके बाद बैठे झूम रहे हैं बढ़िया आराम से। तो इस पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था। इसीलिए हाँ, इसमें भाई सबसे ज्यादा अल्कोहल जो होता है, जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो, इससे ज्यादा अल्कोहल किसमें होता है, 70-80% होता है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं भैया ये दवा है, 1 कप पानी में 10 बूंद मिलाना तब पीना। कभी एक बार जीभ पे 1 बूंद डायरेक्ट डाल के देखो, कुछ समय के लिए आपकी जीभ शून्य हो जाएगी, पूरा मतलब टेस्टलेस जुबान हो जाएगी। और ये पता क्यों होता है, क्योंकि वो जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। तो भैया ध्यान रखना। हाँ, उसके स्थान पे दूसरी सिरप, जब उसको बैन कर दिया तो कंपनी वालों ने नाम बदल के दूसरी निकाल दिया, मार्केट में आती है वो, अभी याद नहीं नहीं उसमें, लेकिन परसेंटेज कम कर दिया गया, बताएंगे भी, याद आएगा तो बताते हैं अभी। हाँ चलो देखो आगे टॉपिक। अच्छा टॉपिक अभी नहीं याद करेंगे, नहीं तो हम भूल जाएंगे पढ़ाना इसको। क्या बताया था अभी? अच्छा ठीक, अब यहां पे हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। अब रेखीय आवेश घनत्व क्या है, नाम से ही मालूम है, रेखीय मतलब जो एक लाइन में, कौन, आवेश यानी चार्ज। अगर आपसे बोला जाए किसी लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ध्यान रखना, कोई कंडक्टर है और कंडक्टर की लेंथ में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बांट दिया जाए चार्ज को, तो वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। अगर चार्ज को उसके पूरे एरिया में, कंडक्टर के एरिया में, क्षेत्रफल में बांट दिया जाए तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। पृष्ठीय क्यों, क्योंकि पृष्ठ में बांटा गया। और अगर पूरे वॉल्यूम में बांट दिया जाए चार्ज को, पूरे आयतन में, क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा, या आयतनिक आवेश घनत्व हो जाएगा। तीनों क्लियर है ना? अगर लेंथ में बटा होगा तो लीनियर, सरफेस पे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, और आयतन में बटेगा तो आयतनिक आवेश घनत्व।
तो क्या बनेगा, लेमडा इज इक्वल टू क्यू, क्यू को बांटना है ना, कहां पर बांटना है, लेंथ में। तो यूनिट लेंथ में चार्ज को है, कोरेक्स नाम याद आया। अब जो इस समय आई है दवा, तो उसको चेंज करके नाम दे दिया गया टोरेक्स, कोरेक्स। लेकिन अभी भी कोरेक्स शायद फिर से आने लगी है, जल्दी से मिलेगी नहीं, तो कोरेक्स के स्थान पे टोरेक्स आ गई है, हैं? क्या नहीं मिलेगी मेडिकल स्टोर पे? आप पता करिए, कोरेक्स सिरप चाहिए, शायद मिल जाए, ऑनलाइन सर्च करके देखो शायद मिल जाए, तो देख लीजिएगा। लेकिन भैया ऐसे नहीं। और दूसरी चीज और, जैसे एक आता है थिनर, आता है ना, जैसे तुम लोग नेल पेंट करते हो, उसको हटाने के लिए आता है ना, तो उसको बच्चे क्या करते हैं, उसको खरीद के रुमाल में मिला के सूंघ रहे हैं। व्हाइटनर में कम होता है, इसीलिए व्हाइटनर पे बैन लगा दिया गया, कि मतलब ये भी बोला गया कि व्हाइटनर जिस शॉप पे जाएगा वो 18 साल से कम के बच्चों को नहीं देगा, और देगा तो उनके साथ कोई बड़ा भी होगा, मतलब किसी के प्रिस्क्रिप्शन पर देगा, किसी के ऑर्डर पर देगा, ऐसा नहीं देगा। और देगा, अगर मिल गया, पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं नहीं, अब जो आ रहे हैं व्हाइटनर नहीं है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम हो गया। अच्छा पहले क्या था, परसेंटेज बढ़ाने पे क्या होता है, परसेंटेज बढ़ाओगे, जैसे ही आप किसी नेल पेंट पे डालोगे तुरंत निकाल देगा। अब वाले में क्या है, थोड़ी देर तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद निकलता है। पहले वाले में था बस डालो पूरा नेल पेंट बाहर आ गया होगा, तो इसका भी है। और जैसे वो आता था साइकिल के पंचर जोड़ने वाला वो सोल्यूशन, ये भी बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा दूसरी चीज है, जैसे ये मार्कर मेरे पास है, स्कूल में पढ़ाते हैं लड़कियां, कुछ उनको अच्छा लगता है निकाल के सूंघ रही हैं। अरे अच्छी नहीं है, एल्कोहल है वो, नहीं तो गलत है, ध्यान दो। तो इन चीजों में ध्यान रखना है, इनमें कौन सा होता है एल्कोहल, उसका नाम होता है स्पिरिट, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में स्पिरिट। इधर तो यहाँ पे क्या है, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, इसका मतलब क्या हो गया, इफ स्मॉल क्यू चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो क्या होगा, चालक की एकांक लंबाई में वितरित आवेश को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हो गया। इसके बाद दूसरा कौन सा बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, कुछ लोग इसको सिग्मा बोलते हैं ना, ये समेशन होता है, ये अलजेब्रिकल सम को बताता है, योग को, ये हो गया हमारा सिग्मा। तो इसमें अभी हमने आपको बोला था कि जब चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्षेत्रफल पर बटा होगा, तो इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं, यानी सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला, डेफिनेशन बना लोगे, इफ क्यू चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट एरिया, बस लेंथ के प्लेस पे एरिया, डेफिनेशन बन जाएगी। तीसरा कौन सा है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वैसे ये काम का आपके नहीं है, ठीक, ये ऊपर वाले दो काम के हैं, ये काम का नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चन
कभी हमको मिले नहीं आज तक। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतनिक आवेश घनत्व, इसको पढ़ते हैं डेल्टा से, ये डेल हो गया। तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन वी। वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम है। लिखते इसलिए हैं कि नहीं तो आप वी को पोटेंशियल मान लोगे, विभवांतर मान लोगे। तो ये ध्यान रखना है किस टॉपिक में कहां पर वी वॉल्यूम होगा, कहां पर वी वेलोसिटी होगी, कहां पर पोटेंशियल होगा। अब जैसे पोटेंशियल ही है, पोटेंशियल को कई चीजों से भी लिखते हैं। अभी हम लोग पोटेंशियल को किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं, है ना। आगे अभी जब चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट आएगा, तो उसमें आप पढ़ोगे, जब बैटरी पढ़ोगे तो बैटरी में दो दो वोल्टेज होते हैं, पता ही नहीं पता। बैटरी के अंदर जो वोल्टेज होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जो वो विद्युत वाहक बल निकल के बैटरी से बाहर इंड पॉइंट पे आता है, टर्मिनल पे, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, यानी वैद्युत विभवांतर, उसको वी से लिखते हैं। अब ये ई और वी में क्या डिफरेंस है, इसको भी जानना वहां पे। उसके बाद जब फैराडे लॉ पढ़ोगे तो वहां विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से लिखते हैं, और बैटरी केस में विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से लिखते हैं। और यहाँ पे इस टॉपिक में, इस वाले चैप्टर में कैपिटल ई से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा गया। तो कंफ्यूज ना होना, टॉपिक के अकॉर्डिंग ध्यान रखना कौन सी चीज किससे रिप्रेजेंट किया गया, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मिटा दें इसको। इसके बाद भैया अब पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत फ्लक्स। कोई बताएगा वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। पढ़ा होगा इसी में गॉस थ्योरम वगैरह, पढ़ा है नहीं, जो 12th में होंगे वो पढ़े होंगे। हाँ अच्छा, बताएंगे नहीं, कोई तो होगा जो बताए। हाँ इन्होंने बताया फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब बताओ बी क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक कहां से ले आओगे इसमें, तो बी ए कॉस थीटा क्यों होगा। बस आपने बताया, फ्लक्स के नाम से आपको याद आया, लेकिन ये नहीं पता है कि वैद्युत फ्लक्स है कि चुंबकीय फ्लक्स है। आपने जो बोला है चुंबकीय फ्लक्स बोला है, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। अच्छा कोई भी हो, आप डिफिनेशन बता दो, डिफाइन करो इसको, डिफिनेशन दे सकते हो, डिफिनेशन मत दो, समझा दो होता क्या है, नहीं बता पाओगे। देखो इधर मयंक, अगर मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर कोई इमेजिनरी एरिया खींच दिया जाए, मान लो ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच दे, कैसा भी कोई आकार हो, उसका आकार पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आकार किसी भी आकार का काल्पनिक पृष्ठ खींच दो, उस पृष्ठ के भीतर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी उन फील्ड लाइंस को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ के भीतर से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और कुछ भी ना समझ में आए, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बोला है, ना समझ में आए तो आपको अगर फार्मूला याद हो, फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपने इमेजिनरी एरिया ड्रॉ किया है उसका क्षेत्रफल, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो। हाँ हाँ धीरज धरो, अभी बता रहे हैं। तो यहां पे ध्यान देना, ये फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसलिए यहां पे डॉट प्रोडक्ट है। और आपने वेक्टर जब चैप्टर पढ़ा था तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या पढ़ा था, फार्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा था। तो यहाँ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए क्या होगा, ये कॉस थीटा। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं,
कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस में ही क्यों होता है, साइन में क्यों नहीं हो सकता, ये बताना है। इसको पढ़ के आना है, सीख के आना है। और वहीं पर जब वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ए बी साइन थीटा होता है। वो साइन में क्यों होता है, ये कॉस में क्यों होता है। इसको कोशिश करना कि आप सीख के आइएगा, क्योंकि सीखने के लिए आपके पास माध्यम की कमी नहीं है। सबसे बड़ा माध्यम तो गूगल बाबा बैठे हैं, है ना। तो तुमको सब कुछ सिखा देंगे, जो नहीं आता है सब बता देंगे। तो ध्यान देना, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करेंगे, जिसको फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फाई ए लिख देंगे, और जब वहां चुंबकीय में पढ़ते तो फाई बी लिख देते वहां पे। दिख रहा है। तो यहां पे बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। या कुछ नहीं समझ में आता, जो बोला था समझाने के लिए वो काफी था, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इमेजिनरी सरफेस एरिया ड्रॉ करते हो तो उससे जितनी फील्ड लाइन पास होती हैं वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंडिकेट करती हैं। यानी ये बता रहा है कि इतना एरिया है तो ई इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगी, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इसीलिए मल्टीपल। ना 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 ना, मतलब क्या बोला, एक बार फिर से बोलो। हाँ ये चीज था, कोई भी बढ़े भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो इसका मतलब क्या है कि फील्ड लाइन उसमें ज्यादा हो जाएंगी। देखो कैसे बात करते हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इसमें हमने कोई इमेजिनरी एरिया ड्रॉप कर दिया है। अब इसके भीतर से कितनी फील्ड लाइन गुजर रही है, दो। एरिया और बढ़ाएंगे तो फील्ड लाइंस और ज्यादा होंगी, तब भी तो फ्लक्स बढ़ेगा। अगर हम मान लो एरिया को नहीं बढ़ाते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएं, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, आप बताओ फ्लक्स भी बढ़ गया ना। ये चीजें हैं, कोई भी आप बढ़ाइए फ्लक्स उतना ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो एरिया है क्या है, कैपिटल ए हो गया इसका, तो ई और ए दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही बताएगा। अब आपको मालूम है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ई इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। और जब वेक्टर क्वांटिटी से मॉड को हटाओगी तो वेक्टर भी हट जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा ई ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक। अब यहां से देखिए कंडीशन, इधर कंडीशन है, इफ, अगर मान लो ये जो फील्ड लाइंस हैं, अगर फील्ड लाइन जो सरफेस लिया है उसके परपेंडिकुलर गुजर रही हूं, सरफेस ऐसे है, फील्ड लाइन ऐसे गुजर रही है परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स क्या है, ई परपेंडिकुलर टू ए, इससे मालूम हो रहा है ना। देन फाई ई क्या होगा, ई ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू, तो भैया इस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इसी का अपोजिट कर लो, अगर थीटा मान लो 0 डिग्री है, यानी ये हो गया फील्ड लाइन और ऐसे ही सरफेस भी रखा है, तो क्या होगा, इसमें एंगल 0 डिग्री हो गया।
मीन्स इसका मतलब क्या है, ई पैरेलल टू ए। अगर फील्ड लाइंस एरिया के पैरेलल हो जाती हैं तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में फाई ई क्या होगा, ई ए कॉस कितना, कॉस 0 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा ई इंटू ए। तो इस कंडीशन में महत्तम वैद्युत फ्लक्स भी होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें कैसे बनेगा, मान लो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया, ये हो गई इसकी एक्सिस, और ऐसे ही इसमें जा रही हैं फील्ड लाइंस। तो ये क्या है भैया, डॉटेड वाली लाइन क्या है, एक्सिस है। हाँ, और ये एरो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और ये जो कंडीशन है ये कब बनेगी, जो थीटा वाली है, ये सरफेस एरिया कुछ इस तरह से हमने बनाया है। ये हो गई इसकी एक्सिस। अगर मान लो फील्ड लाइन सरफेस के एक्सिस से थीटा एंगल बना रही हो, तो भैया ये वाला फार्मूला बनेगा इस फिगर के लिए। यहाँ पे 0 में क्या है, ये हो गया। 90 के लिए क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट सरफेस, ऐसे ही बस लाइन ऐसे से जाएगी। बना इसको फटाक से। अच्छा, इनसे और भी चीजें आप देख लो। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना। अगर मान लो आपसे बोला जाए, इफ द सरफेस एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डी ए, जो वहां ए एरिया लिया था यहां पे क्या हो गया, डी ए हो गया। इसका मतलब क्या है, ये स्मॉल एरिया है। ठीक, और जब स्मॉल है तो उस कंडीशन में ये जो फाई ई है ये होगा डी फाई ई, यानी वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा, एरिया छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा। तो यहां पे क्या बनेगा, वेक्टर ई डॉट, अब ये क्यों आ रहा है पता है, स्मॉल एरिया वाला, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। कौन से क्वेश्चन, छोटा एरिया देगा और पूरे एरिया का पूछेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, अगर हमें ये पता है स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका कर दोगे इंटीग्रेशन, तो आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इधर भी इंटीग्रेशन, ये क्लोज्ड इंटीग्रल लगता है। क्लोज्ड इंटीग्रल क्यों लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एरिया लेते हो हमेशा क्लोज्ड होगा, बाउंडेड रीजन होना चाहिए, क्लोज्ड बाउंडेड रीजन। वेक्टर ई डॉट डी ए, तो डी फाई क्या होगा, ये बन जाएगा ओनली फाई ई। और ये फार्मूला हो गया, इससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना, छोटे वैल्यू से जब बड़ी वैल्यू निकालनी हो तो ये इंटीग्रल मेथड भी यूज करेंगे। एक क्वेश्चन बोले न्यूमेरिकल, अच्छा है बोल देते हैं।
बहुत बतियाते तुमन से। अच्छा, अगर एक कहावत सही भी है कि जहाँ पे चार औरतें होती हैं उनका मुंह बंद नहीं हो सकता, मतलब वहां शांति नहीं हो सकती। लड़कियां बदनाम इसलिए हैं, जैसे बगल में बैठी हैं वैसे बनो ना। चुप पे बैठी हैं, अभी चुप पे बैठी हैं। कहने का मतलब कभी तो शांत रहो। नहीं, अभी मैंने आपको कितनी बार बताया, समझाते तो डेली हैं। कभी आप डॉक्टर के पास गए हो? वो आपसे कितनी बात करते हैं? बहुत कम बोलते हैं ना, बहुत थोड़ा सा बोलेंगे। आपसे पूछेंगे क्या हुआ बताइए, बस इतना पूछेंगे, आप बताओगे, एक्सप्लेन करोगे। वो इतना बोल रहे हैं, तुम इतना सा बोल रहे हो, ढेर सारा। और तुम, कुछ आदमी देखते हैं डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो जो उनको बीमारी वो नहीं बताते, पूरी शुरुआत से कहानी उनको बताते हैं कैसे क्या हुआ था। हमको कोई कहानी सुना तो बड़ी गुस्सा लगती है। अरे अब जो समस्या है वो बताओ। हम कहते हैं भगवान ने आपको लिमिटेड टाइम दिया है, उसका जितना हो सके यूटिलाइज करो। अच्छा, वो कम क्यों बोलते हैं पता है आपको? उनको पता है कि बोलने में सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। कभी आप 1 घंटे कभी खड़े होकर भाषण दे के देखिएगा, आप इतना ज्यादा थक जाओगे, आपको लगेगा कि जैसे आपने 2-4 घंटे फावड़ा चलाया हो। बस उसमें ये होता है कि बॉडी थकती है, इसमें पूरी तुम्हारी आत्मा थक जाएगी। नहीं, अब थकते हम भी हैं, लेकिन ये जो काम है ना, ये करना पड़ेगा। अगर हम ढीले हो जाएंगे तो हमारे साथ आप सब लोग ढीले हो जाओगे। हाँ, हमारा भी बोलने का मन नहीं करता है, लेकिन कब, यहाँ जब घर पहुंचते हैं ना, तो कोई बात करने की कोशिश करता है तो एकदम जैसे लगता है तीर चुभ रहा है। तो बस काम हम क्या करते हैं, हमको लगता है अगर मना करेंगे उसको, सामने वाले को, तो नाराज होगा। इसलिए चुपचाप सुनते हैं, उसको जो बोल रहा है बोलने दो, ये करते हैं। कम से कम बोलिए, ठीक। हम तो कहते हैं इतना कम बोलो, इतना कम बोलो कि लोग कहें कि बोलता ही नहीं है, लेकिन जब भी मुंह खुले तो सबकी बोलती बंद हो जाए, ऐसा शब्द बोले आपके मुंह से निकले। कोई 100 शब्द बोले, आप एक शब्द बोलो, बराबर रहे। इतना वजनदार शब्द होना चाहिए आपका। अब वो तब आएगा जब आप सुनोगे ज्यादा, बोलोगे कम। तो चीजें जब दिमाग में बैठती है ना, वो सुनने से आती हैं। अब बोलने से तो बड़ 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 बोलते, कब पागल को देखा है, वो सुनता नहीं किसी की, अपनी ही बोलता है। इसका मतलब उसके मन में जो खुद से विचार आए, थोड़े से विचार भरे भरे पड़े, वही बोलेगा बार बार। लेकिन जब आप 1000 लोगों की बातें सुनोगे, उनमें से आपको समझ में आएगा कि ये बात अच्छी है। अगर 1000 बातों में से एक बात आपने निकाल लिया, उसको दिमाग में स्टोर कर लो। आपको बस उसको रखना है। आपको पता चले जब 1000 लोग बोलेंगे तो हमारा ये ब्रह्मास्त्र काम आएगा। वही शब्द आपको निकाल के छोड़ देना, सबकी बोलती बंद। उन शब्दों को स्टोर करो इसमें, फालतू कचरा ना इसमें भर लो, कि कचरा सब भर लो पूरा कैदे से, पता नहीं क्या 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 भरा है इसमें। मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की बात कर रहा हूं। आप किसी अधिकारी के पास जाओ, कभी डीएम के पास गए हो? कितना बोलते बताओ? बहुत थोड़ा सा बोलते हैं। उनको पता है हमारे शब्दों की कीमत कितनी है। उनको पता है कि अगर हम एक समस्या के लिए 10 वर्ड यूज करेंगे, अगर 10 में से 9 शब्द अच्छे थे और एक शब्द गलत था, तो गलत शब्द का बात का बतंगड़ बन जाएगा। इसलिए वो लोग बोलने से पहले 1000 बार सोचते हैं हमके क्या बोलना है। लेकिन आपको कौन सा फर्क पड़ता है? बोल दिया, वो दूसरे को बुरा बुरा लगा, आप बोलते ठीक है, जाओ उखाड़ना है उखाड़ लो जो उखाड़ना है। लेकिन वो ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये चीजें हैं, आप वैसा बनाइए अपने आप को कि सब लोग पीछे पड़े हों, कि कोई शब्द गलत बोले, कोई काम गलत करे, उसको उठा के रगड़ दें। तो ये चीज का ध्यान रखो, कम बोलो।
सुनो ज्यादा, देखो, ज्यादा देखो, चीजों को बहुत देखिए। देखना भी अच्छी बात है, सुनना भी अच्छी बात, लेकिन बोलना बहुत कम चाहिए, जो तुमसे ना हो पाएगा है। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन देखना, पहले क्वेश्चन सुन लो, उसके बाद बोलते हैं। कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन सुनो पहले। क्वेश्चन बोले? देखो, है तो इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन उनको नहीं बोलना है। एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, अभी आपने इसका फार्मूला भी कल पढ़ा था, वही यूज करना है। बस देखते हैं आप पहचान पाते हो कि नहीं पाते हो। बोला गया है कि इक्वल मास के दो पार्टिकल हैं, यानी समान द्रव्यमान के दो कण हैं। ठीक, क्या है? समान द्रव्यमान के दो कण हैं, ए और बी हैं। बोला गया उन पर चार्ज प्लस क्यू और प्लस 4Q है, यानी एक पर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पर 4Q है। एक पर 1 गुना है, दूसरे पर 4 गुना है। ठीक, यदि बोला गया है इनको हम रेस्ट से, यानी विरामावस्था से समान विभवांतर से त्वरित किया जाए, यानी इक्वल पोटेंशियल दिया जाए जिससे मूव करें। त्वरित मतलब होता है उनको मोशन में लाना। तो जब इक्वल पोटेंशियल दिया गया तो वो मोशन में आ गए, और जब मोशन में आए हैं तो आपसे बोला गया उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, उनके वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है आपके जेई में, कहीं आपको लगता है न्यूमेरिकल है ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दिमाग में मत रखो कि वहां पे नंबर देगा, हम वहां पे कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं देगा आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा कॉन्सेप्चुअल बेस पे। तो क्या क्या बोला था? इक्वल मास बोला है, चार्ज अलग अलग है, प्लस क्यू और प्लस 4Q है। कहां से? रेस्ट से इनको इक्वल पोटेंशियल दिया गया जिससे मोशन में आ गए। तो बोला गया है इनकी वेलोसिटीज का रेशियो कितना होगा। काहे लिए बतिया रहे हो भैया? कुछ लाए होगा दूर से, तब काहे रहे पड़ोसी तब बतिया रहे हैं। तुम तो बिटियों के पीछे के कही दिया था। देखो इधर, ध्यान दो। टू पार्टिकल, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। हम ऐसा डिजाइन किए कर ही देते हैं कि क्वेश्चन खुद ही आपको सामने दिखेगा, आपको उसमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। दो पार्टिकल है, कौन कौन से? ए और बी, दो पार्टिकल हो गए। बोला गया है इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर प्लस 4Q है, अलग अलग चार्ज है। दोनों को इक्वल पोटेंशियल दिया गया, यानी V1 और V2 दोनों को दिया गया क्या है? इक्वल है। आप चाहे V1 V2 में लिखो, डायरेक्ट V लिख दो, दोनों पर पोटेंशियल सेम है। तो बोला गया है V1 और V2 दोनों का रेशियो कितना होगा। क्वेश्चन सामने क्लियर है ना? अब इससे दो पार्टिकल हैं जिनको एक चीज और बोला गया था, जिनपे मास क्या है? मास भी समान बोला है, मास इक्वल है, इतना इतना चार्ज है, समान विभवांतर दिया गया, समान पोटेंशियल दिया गया, तो इनकी वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। तो आपको बता दूं, कल आपने एक फार्मूला पढ़ा था वेलोसिटीज का, देखो डायरेक्ट तो उसी फार्मूले पर क्वेश्चन है। आपको हमने बताया था v इक्वल टू √2QV/m, याद है? और ये कहां से बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जब इसको पोटेंशियल हम देते हैं तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल हो जाएगी QV के, W इक्वल टू Q इंटू वी था, तो हाफ mv²। यहां से V की वैल्यू बनाया था, ये बना था फार्मूला, याद आया? तो ये फार्मूला है। अच्छा, हमें पूरा फार्मूला इसमें नहीं यूज करना है, किसको किसको यूज करना है? हमें V बताना है ना। चेंज क्या है? Q चेंज है, V सेम है, M सेम है। जो सेम है ना उसको हटा दो, उसको हटा दोगे क्या बचेगा? V, केवल Q बचा, वो भी किसमें? रूट में। प्रपोर्शनल साइन लगा दिया। प्रपोर्शनल क्यों लगाया? क्योंकि जो कांस्टेंट थे, समान थे, उनको हटा दिया।
ये बना। अब यहीं से फार्मूला बना लो, v1/v2 = हो गया। तो Q1 कितना है, Q, और Q2 कितना है, Q से Q कैंसिल, कितना आया 1/4, कितना आएगा। तो भैया V1 और V2 का रेशियो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कठिन नहीं था ना, ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे। पूरा फार्मूला नहीं लगता है कभी भी, ये ध्यान रखना, इसीलिए तोड़ के निकाल के ऐसे फार्मूले बना के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और भी क्वेश्चन है लेकिन इनको बाद में कर लेंगे। बहुत जल्दी क्लास खत्म हो जाती है। नहीं, ये गलत बोल रहे हो। क्लास जल्दी आपके लिए वो खत्म होगी जिसमें आप मन लगा के पढ़ोगे, और जिस क्लास में मन नहीं लगाओगे या मन नहीं लगेगा, वो आपको उस क्लास का एक एक पल बहुत भारी लगेगा। आप सोचोगे कब बीतेगा, कब, वो बीतता भी नहीं है। और जिसमें मन लगाओगे आपको लगेगी और चलता रहे, इतनी जल्दी बीतता है कि पता नहीं चलता। जब भी अगर किसी से मिलने जाओ, आपको लगे कि ये इंसान अभी ना जाए, तो टाइम इतना जल्दी बीतता है। अगर कोई इंसान मिलने के लिए बुलाए, जाओ, तुम्हारा बिल्कुल मन ना हो, जबरदस्ती जाओ, आपको लगे भैया कितनी जल्दी जाए, आप बार बार घड़ी घड़ी देखोगे, पता नहीं कब जाएगा। ऐसा होता है। अरे सब कुछ छोड़ो, जैसे घर पे खाना बनता है, कभी खाना खाइए, आओ, आप खाना बहुत अच्छा है, तो इतनी जल्दी खत्म होता है कि मन में नहीं पड़ता, बार बार मांगते हो। और जब खाना खराब हो तो खाते हो, आपका मन है कि भैया कुछ बचाना भी नहीं है और जा भी नहीं रहा अंदर, तो धीरे धीरे घंटे पर बैठ के खा रहे हो। ये क्या है, सब बात होती है मन की। जहां मन लगेगा वही काम अच्छा कर पाओगे, चाहे वो खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जो भी काम हो। भैया जहां मन लगे, मन वहीं पे लगाना भी चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि जहां मन लग रहा है वो गलत चीज नहीं है। अगर वो चीज अच्छी है, उससे कैरियर भी बनता है, तो लगाइए मन। हम नहीं कहते कि आप पढ़ाई में ही मन लगाइए, बहुत सारी फील्ड हैं जहाँ पे मन आप लगा सकते हो आसानी से, है ना। गायब है कि देख लो। क्या बता रहे थे। माशाअल्लाह का मतलब बहुत अच्छा, और सुभान अल्लाह का मतलब उससे भी अच्छा। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब और अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, तो वैसे ही चीजें इसमें भी लागू होती है ना। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, और क्या क्या वर्ड हैं। अरे तुम तो अर्थ का अनर्थ बना देती हो, तो ऐसे नहीं करना है। नहीं, इन्होंने पूछा तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा इसका मतलब क्या होता है, तुमने कहा बहुत अच्छा। तुमने जो बोला था उसका और कुछ मतलब हो गया। ठीक है, चलो अच्छा, कल मिलते हैं। और कल समाप्त करना है, कैपेसिटेंस पढ़ के आइएगा, वैद्युत धारिता। नहीं देखो, तो उसको अलग अलग करके 3-4 पार्ट बना लो ना, लाना आसान हो जाएगा। बाइंडिंग करवा लो फाड़ फाड़ के।